बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम घर के निर्णय में अपनी राय दे रही हो। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम मालकिन बनने के सपने देखना भी छोड़ दो। तुम अपने काम से काम का ही मतलब रखा करो। शारदा जी ने रितिका को बहुत ही भला बुरा कहा। वजह सिर्फ इतना थी कि सभी बैठकर चर्चा कर रहे थे कि छोटे देवर की शादी में मेहमानों को क्या क्या दिया जाएगा। बहू रितिका ने भी अपने कुछ विचार रखे ही थे कि शारदा जी तमतमा गई। उनके हिसाब से बहू का काम है घर के काम करना, न कि अपनी सलाह देना। यहाँ तक कि कितनी बातें तो रितिका को पता ही नहीं होती थी। गुप्त तरीके से पूरा परिवार बातचीत कर लेता और अगर अचानक से रितिका कमरे में आ जाती तो सब मौन हो जाते। परिवार का हिस्सा तो कभी समझा ही नहीं था। बहुत तकलीफ होती थी। रितिका की शादी के 5 साल हो गए, फिर भी सभी ने अपनाया नहीं था। परिवार तो अपना था, पर परिवार के सदस्य हमेशा पराये ही लगे थे। यहाँ तक कि पति राजन भी सभी की जुबानी बोला करता था। न जाने किस गीता पर हाथ रख कर सभी ने सौगंध खाई थी कि अपने गैंग में किसी को भी शामिल नहीं होने देंगे। खैर यह तो मजाक की बात थी, पर सही यह था कि उनकी बातें उन तक ही रहती थी। बहुत से लोग उम्मीद करते हैं कि शादी के दूसरे दिन ही मायका को भूल कर ससुराल की हो जाए, लेकिन ससुराल वाले उसे दिल से अपनाते ही नहीं है। भले ही बहू कितनी बार साबित करे। देवर रोहन की शादी के लिए लड़की देखने भी ननद रीमा और सास ससुर ही गए थे। रितिका को तो भूल कर भी नहीं पूछा गया था। रीमा आज आने वाले थे क्योंकि 1 महीने ही बचे थे और बहुत सारी खरीदारी जो करनी थी। रितिका की मम्मी की तबीयत खराब थी तो रितिका ने शारदा जी से इजाजत मांगी कि वो दिन में मम्मी से मिलकर आ जाए। शारदा जी भड़क उठी कि बहू कब तक मायके की फिक्र करती रहोगी। यहाँ तुम्हारी ननद आने वाली है, उसकी आव भगत न करनी पड़े तो बहाना करके घर जाना चाहती है। रितिका के साथ यह सब पहली बार नहीं हुआ था। उसकी आदत पड़ गई थी कि जब भी वो अपने घर जाने की बात मम्मी जी के सामने रखेगी उसे भला बुरा सुनना ही पड़ेगा। और अपनी बेटी को आए दिन किसी न किसी बहाने से घर बुलाया करती थी। रीमा आते ही बिस्तर पर पसर गई और खाने की बड़ी सी लिस्ट तैयार थी, सुबह से शाम तक की। शारदा जी तो बेटी के चारों तरफ घूमा करती हैं। दोनों ने खाना खाया और आराम करके निकलने लगी खरीदारी के लिए। तो रितिका ने कहा, मम्मी जी जिधर आप बाजार जाएंगी उधर मम्मी का घर भी है, मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा और जब आपकी खरीदारी हो जाए तो मैं आपके साथ में आ जाऊंगी। बहू तुम्हें सुबह ही समझाया था, फिर भी वही बात को बार बार क्यों दोहराती रहती हो। तुम बाद में चले जाना, अभी टोका टोकी नहीं करो। शुभ काम के लिए जा रहे हैं। रितिका का मन बेचैन था क्योंकि मम्मी घर में अकेली थी। डॉक्टर को दिखाया कि नहीं, पता नहीं कुछ खाए भी कि नहीं। सोहन जो रितिका के ससुर थे वो भी रितिका के साथ हो रहे व्यवहार से खुश नहीं थे, लेकिन शारदा जी की घर में इतनी चलती थी कि कोई अपनी राय देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। घर की मालकिन जो थी उनके बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता था। सबके चले जाने के बाद सोहन जी ने रितिका को बुलाया। रितिका बेटा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ बेटा, माँ बेटे के आने से पहले आ जाना। धन्यवाद बाबूजी आपका, मैं जल्दी से काम समेट कर जाती हूँ, वरना आकर घर फैला रहेगा तो माँ जी नाराज हो जाएंगी। कहने को मायका पास में ही था, लेकिन जल्दी ना तो रुकने को मिलता था रितिका को और न ही ज्यादा जाने की इजाजत थी। रितिका ने सब कुछ निपटाया। तब तक सोहन जी ने गाड़ी बुला दिया और बोले कि इसको ही रोक कर रखना और बेटा समय पर आ जाना, वरना हम दोनों ही फंस जाएंगे और मैं भविष्य में तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। रितिका घर पहुंची और मम्मी का हाल चाल लिया और फटाफट शाम का खाना बनाई। दवाई सब है ना मम्मी, आप समय समय पर चेकअप करवाती रहा करिए। अभी आराम करिए, मैं गरिमा को बुलाती हूँ कि आपके साथ आकर 2-4 दिन रहे। रितिका को अच्छा नहीं लग रहा था कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ और तुम समय पर घर पहुँच जाना, वरना समधन जी
बेवजह ही तुमसे नाराज हो जाएंगी। मेरी फिक्र मत करो। दुनिया की भी रीति अनोखी है कि जिस माँ बाप ने जन्म दिया उनसे मिलने के लिए भी इजाजत की जरूरत लेनी पड़ती है, और उनके दुख तकलीफ में मैं एक बेटी होकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। समय से पहले घर पहुंचकर कपड़े बदलने के बाद रसोई घर में लग गई थी। रितिका पहले तो चाय बिस्किट दिया बाबूजी को और खुद भी बैठकर शांति से चाय पी और सोचने लगी कि बाबूजी की वजह से मम्मी से मिल पाई। अब जाकर थोड़ा संतोष हुआ। चलो ठीक ही है, गरिमा आ जाएगी रात तक। शारदा जी और रीमा भी खरीदारी करके वापस आ गए और सीधे माँ जी के कमरे में सारा सामान रख दिया था। बाबूजी को कहते सुना था कि रितिका के लिए भी एक दो अच्छी साड़ी ले आना। माँ जी भड़क गई थी कि अभी तो राखी पर मायके से साड़ी मिली थी, पहन लेगी। आपसे तो फालतू खर्च करवा लो बस। रितिका के दिल में बहुत तकलीफ हुई थी कि वह भी तो बड़ी भाभी है और अपने देवर की शादी में पहनने के लिए एक भी नई साड़ी नहीं लिया। माँ जी ने पति देव से अगर कुछ कहती तो उल्टा चार बात और सुना देंगे कि तुम्हारी शादी है क्या, जो इतना सजना संवरना है और इतने खर्चे हैं सर पर, काम चला लो। जो भी है तुम्हारे पास सब नई दुल्हन को देखेंगे, तुमको नहीं। वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था। शादी का दिन भी आ गया था। रितिका को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी, क्योंकि बड़ी बहू जो थी और देवर की शादी की पूरी जिम्मेदारी उसकी ही थी। सही मायने में एक मुफ्त की नौकरानी थी जिस पर बहू का टैग लगा था। बारात जाने को तैयार थी और रितिका सभी की तैयारी में इधर उधर भाग रही थी। किसी को भी फिक्र नहीं थी कि वह भी तो बारात जाएगी, उसके भी तो कुछ अरमान होंगे। देवर की शादी के हर कोई अपनी छोटी सी चीज के लिए भी रितिका को आवाज लगाता और रितिका चक्कर घिन्नी की तरह भाग रही थी। तभी रोहन ने कहा, भाभी सारा काम छोड़कर पहले तैयार हो जाओ, बारात निकलने का वक्त हो रहा है। हाँ भैया, बस माँ जी की साड़ी ठीक कर दूं और तैयार हो जाती हूँ। दूल्हे के साथ गाड़ी में नंद जी बैठी थी और सासू माँ रितिका और राजन अलग कार में बैठकर बारात के लिए रवाना हो गए थे। बारात में सभी नाच रहे थे तो दूर के चचेरे देवर ने रितिका को भी खींच लिया डांस के लिए। तभी शारदा जी से उसकी निगाह मिली तो वह उसे घूर रही थी। रितिका ने चुपचाप वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा। शादी विवाह संपन्न हो गया था। छोटी बहू गौरी का खूब अच्छी तरह से स्वागत हुआ था। गौरी थोड़ी चंचल और बातूनी सी थी। उसने घर में घुसते ही सब कुछ समझ लिया था कि जेठानी जी तो बहुत ही दबी संभली सी रहती हैं। कुछ दिन बाद तो गौरी ने घर के माहौल को भाप लिया था कि सासू माँ की ही चलती है और उनके आगे कोई भी मुंह नहीं खोल सकता है, और बेचारी जेठानी जी के साथ तो कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है। गौरी शारदा जी की गलत बातों का विरोध करने लगी थी और उन्हें टोक देती थी। एक बार उसे मायके जाना था और नंद आने वाली थी तो शारदा जी ने गौरी को मना किया जाने से। गौरी ने पलट कर जवाब दिया कि मम्मी जी, दीदी अपने मायके कभी भी आती जाती है तो हम लोग क्यों नहीं जाएंगे। वो आपसे मिलने आ रही तो आप तो है घर पर, और अच्छा भी है कि माँ बेटी एक साथ समय बिताइए। शारदा जी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अब बाजी पलट रही थी। रितिका ने तो कभी कुछ कहा ही नहीं था। रितिका ने देखा कि देवरानी पर रोक टोक करने में तो माँ जी सफल ही नहीं हो पा रही, न ही उसके उठने बैठने पहनने ओढ़ने पर पाबंदी है, तो अब वह भी विरोध करने लगी थी। सही तो है, इतना मत दबाओ किसी को कि वह पलट कर जवाब देना शुरू कर दे। अब घर की असली मालकिन सासू माँ का तख्ता हिलने लगा था और बड़ी बहू की कद्र बढ़ने लगी थी। कहते हैं ना, कभी कभी वक्त भी हमारी तरफ से सबक सिखाती है, और अब वक्त पलटने लगा था, उम्र भी बढ़ने लगी थी। शारदा जी की तो बहू पर पूरी तरह से निर्भर होना शुरू हो गया था। रीमा का भी आना जाना थोड़ा कम हुआ था। रितिका अपने मायके जाकर मम्मी के साथ भी कभी कभी रहने लगी थी। देवरानी जेठानी एक दूसरे का हाथ भी बटाती काम में और एक दूसरे की अनुपस्थिति में
एक दूसरे का काम भी संभाल लेती। रितिका को अब घर अपना लगने लगा था, क्योंकि कोई तो ऐसा आया था जो उसका साथ भी निभाता और उसके लिए खड़ा भी होता था। शारदा जी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी, बस कुढ़ती रहती थी अंदर ही अंदर। अब घर की मालकिन होने का टैग भी जाता रहा। सभी घर में सामान्य रूप से राय बात करते और सभी के बात की अहमियत थी। गौरी के आने से अच्छा बदलाव आया था। रितिका बहुत खुश रहने लगी थी। सब कुछ सही से चल रहा था। अब किसी एक के हाथ में सत्ता नहीं थी, बल्कि एक खुशहाल परिवार का रूप निखर कर आया था। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।